हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, जो कि आपकी हेल्ड की जाती है फॉर रेंटल टू अदर्स, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, या फिर आपका कैपिटल अप्रिशिएशन या फिर अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए। तो अगर हमारी मान लीजिए मेरा मेरा बिल्डिंग रेंट पे देने का काम है, तो अगर मेरा बिल्डिंग रेंट पे देने का काम है तो उस केस में तो वो पीपी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मेरा बिल्डिंग रेंट पे देने का काम नहीं है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शूज़ की, लेकिन मैंने एक दो लैंड खरीद ली है और उसको मैं रेंट पे दे रही हूँ, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गई। मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए उसको, ठीक है, रेंट पे दे दिया। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदा है और उसको रेंट पे दे दिया है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर मान लीजिए मैंने लैंड खरीद लिया, मेरी शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैंने लैंड खरीद ली कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए, कि कल को चलो अगर इसको 5-10 साल बाद बेचते तो मुझे पैसा बढ़ के मिलेगा, है ना। मैंने 10 लाख का खरीदा है तो मुझे 15 लाख तो अप्रिशिएट हो ही जाएगा ये, है ना। तो ऐसे करके मैंने खरीदा है। तो अगर आपने उस पर्पज़ के लिए भी आपके पास लैंड है तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो जाएगी। और अनडिटरमाइंड यूज़, मैंने ऐसी लैंड खरीद के रख लिया है, वैसे तो मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैंने ऐसी लैंड करके रख लिया है, तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकग्नाइज बुक्स ओनली इफ़, तभी रिकग्नाइज होंगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक्स में, तभी हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उनसे हमें मिल रहा होगा एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकग्नाइज होगी। इनिशियल रिकग्निशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सेम होगा इंडिया 16 में। इनिशियल रिकग्निशन कैसे होगा गाइस? जो भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने लैंड खरीदा, ठीक है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो जो भी मैंने जिस वैल्यू पर खरीदा है वो मक्का डेबिट हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डेफर्ड सेटलमेंट का केस है, हमने केस पढ़े थे, एक केस पढ़ा था डेफर्ड सेटलमेंट का केस, हमने ये भी पढ़ा था इनिशियल रिकग्निशन के केस में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी आपकी पीपी में। तो जब ये पढ़ा था हमने पीपी में कि क्या क्या इंक्लूड होगा। डेफर्ड सेटलमेंट केस मतलब है कि हम बाद में पेमेंट कर देंगे, तो उस पर अगर फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट है तो वो क्या हर पे आपको हटाना पड़ेगा। ये डिस्कस किया था, फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट है तो हटाना पड़ेगा, है ना। पीपी के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि पीपी की कॉस्ट की कैसे कैलकुलेशन हो, ये भी डिस्कस किया था हमने, है ना। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो वो हट जाएगा। मतलब जो भी आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो ऐड हो जाएगी। और जो भी कॉस्ट आपको ज़रूरी है उसको प्रेजेंटेबल कंडीशन में लाने के लिए, लोकेशन पे और कंडीशन में लाने के लिए एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, तो वो सारी कॉस्ट इसमें ऐड जाएगी इनिशियल रिकग्निशन में, ओके। फिर डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडिया 16 की तरह होगा और कंपोनेंट अकाउंट भी 16 की तरह ही होगी। इसमें डेप्रिसिएशन में हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। एक तो एसएलएम था, एक था आपका डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड मतलब डब्ल्यूडीवी, है ना, एक था आपका डब्ल्यूडीवी और एक था आपका यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। यूनिट का डिजिट मेथड मतलब जितना भी प्रोडक्शन करेंगे यूनिट्स का उसका डिवाइड बाय हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग एसएलएम मेथड, क्योंकि कंपनीज एक्ट भी रिक्वायर करता है तो हम एसएलएम मेथड यूज़ करते हैं। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट अगर कोई मेजर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का और उसकी यूज़फुल लाइफ भी अलग है, तो हम डेप्रिसिएशन जो होगा वो अलग से निकालेंगे। जैसे बिल्डिंग में कुछ ऐसा एरिया है जो कि सिग्निफिकेंट है और वो अलग है, ठीक है, तो उसकी यूज़फुल लाइफ अलग है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट सेपरेटली नहीं करेंगे उसका। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट ईच बैलेंस शीट डेट पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी शोन एट कॉस्ट मॉडल ओनली। यहाँ पे केवल कॉस्ट मॉडल चलेगा, आपका रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका केवल कॉस्ट मॉडल चलेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं चलेगा। कैरिंग अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, अगर कोई होता है इंडिया एज पर इंडिया 36, ओके। दूसरे पॉइंट भी सेम ही है, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पज़, अगर प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, मान लीजिए मेरा कोई, ठीक है, मेरी कोई बिल्डिंग है तो उसमें मैंने फर्स्ट फ्लोर पे तो, ठीक है, बैंक को परमिशन दे दी है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो रेजिडेंशियल बना दिया उसको, एक बिजनेस पर्पज़ के लिए, एक रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो मोर देन वन पर्पज़ यूज़ हो रहा है। तो सेम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर बिजनेस ओनर्स ऑक्यूपाइड एंड सम पोर्शन प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर रेंटल। तो एक तो मैंने खुद, या फिर आप मान लीजिए कि मैंने एक फ्लोर तो मैं अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है एक फ्लोर पे, है ना, प्लान डाल रखा है, और दूसरे पे मैं क्या कर रही हूँ उसको इन्वेस्टमेंट कर दे रही हूँ कि भाई ऊपर मैं ना रेंटल दे देती हूँ, ऑफिस स्पेस है मेरा तो ऊपर मैं किराए पे दे देती हूँ। देन इफ एंटिटी इज एबल टू स्प्लिट देम देयर इज अ सेपरेट लीगल टाइटल ऑफ ईच पोर्शन एंड दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली। अगर एंटिटी उन्हें स्प्लिट कर पा रही है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर तो मेरा है, सेपरेट हो गया,
और वो सेपरेटली बेचा भी जा सकता है। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होगी उसके लिए आप क्या करोगे, इंड AS 16 अप्लाई करोगे और इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है उसके लिए इंड AS 40 अप्लाई करोगे। अगर स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो क्या करोगे, इफ ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पोर्शन इज सिग्निफिकेंट, अगर उसमें कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट है आपका ही आपका 80-90% है, तो ट्रीट कंप्लीट प्रॉपर्टी एज ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और इंड AS 16 अप्लाई करोगे। अगर ओनर की ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है तो फिर उसको पूरी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लाओगे, इंड AS 40 अप्लाई करोगे। सिग्निफिकेंस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट जजमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, सो प्रॉपर्टी गिवन ऑन लीज और रेंटल टू सबसी कंपनी बाय इट्स पेरेंट कंपनी और वाइस वर्सा। अगर प्रॉपर्टी जो है वो आप लीज पे दे रहे हो अपनी सबसी कंपनी को, ठीक है, या फिर पेरेंट सबसे कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को दे रही है, तो उसमें इसमें क्या होगा, इट विल बी क्लासिफाइड एज बुक्स एज फॉलोज इफ इन लेसर सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, लेसर मतलब जो दे रहा है, लेसर मतलब जो दे रहा है, तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। इन कंसोलिडेटेड, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि जो एक तरह से पेरेंट और सबसे कंसोलिडेट में तो एक ही हो गए ना। अगर एक ही हो गए हैं वो, तो क्या कहलाएगी, आपकी एसेट कहलाएगी इंड AS 16 के अकॉर्डिंग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ चेंज इन यूज़। मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी पहले, आपने किराए पर रख दी, लेकिन मन में क्या किया, मैं अपना खुद का काम खोलूँगा और अपना खुद का काम बनाऊँगा। ठीक है, इसमें हम अपना खुद का प्रोडक्शन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो हमने क्या किया कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी हमारी, हम अब वो हमारी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई, तो PP हो जाएगा, है ना। तो ट्रांसफर शुड बी डन एट कैरिंग अमाउंट, जो भी ट्रांसफर होगा वो आपका कैरिंग अमाउंट पे होगा। जो भी ट्रांसफर की कॉस्ट पे होती है तो सवाल ही नहीं होता रिवैल्यूड फिगर, फेयर वैल्यू इन सब का, तो कैरिंग वैल्यू पर होगा। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आपका अगर ओनर ऑक्यूपाइड में जा रहा है तो कैरिंग अमाउंट में जाएगा, लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है PP है, अगर PP मान लीजिए रिवैल्यूएशन हुआ है PP का, तो जो भी आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उस पर चला जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, है ना। तो ये होगा, इसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंड AS 40 से इंड AS 16 में चले जाओगे, कमेंसमेंट 2 होना चाहिए, है ना। कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन इंड AS 40 से एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनर ऑक्यूपेशन से एंड कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हो, क्योंकि हमें बिजनेस में घाटा हो रहा था, हम सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दें, है ना। तो क्या कर रहे हो, तो इंड AS 40 अप्लीकेबल हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट टू सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग चालू कर रहे हो, तो इंड AS 2 हो जाएगा कि हम बिल्डिंग्स की ट्रेडिंग करेंगे, बिल्डिंग्स को खरीदे बेचेंगे, तो इंड AS 2। इंसेप्शन ऑफ ऑपरेटिंग लीज बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल। ओके, तो अब आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग लीज, जो भी बिल्डिंग सेल की लिए थी आप उसको ऑपरेटिंग लीज में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि इसे हम लोग लीज पे दे देंगे, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 2 से इन्वेस्टमेंट इंड AS 40 हो जाएगा। इट्स नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आप क्या पर्पस चेंज हो रहा है अल्टीमेटली, सो इट्स ओनली ड्यू टू चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में यूज में चेंज हो रहा है, चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी एक्चुअल, मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन ऑफ चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट कंसिडर। जो प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है यूज में, वो एक्चुअल होना चाहिए, केवल मैनेजमेंट सोच रहा है, एक्सपेक्टेड है, वो चीज़ काम नहीं करने वाली है। तो डिस्क्लोजर क्या क्या रहेंगे, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर रहेगा। एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन नोट्स, जो भी फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आ रही है वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये कॉस्ट मॉडल पे ही बेस्ड होता है ना, तो बुक्स में तो होगा, लेकिन आपको नोट्स टू अकाउंट में फेयर वैल्यू शो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को मान लीजिए आप बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू तो दिखाओगे एक तरीके से, फेयर मतलब डिस्क्लोजर में तो दिखाओगे ना कि अगर कल को मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी तो मेरी इतनी वैल्यू रिलाइज हो जाएगी, ऑल दो मार्केट आपकी जो कैरिंग वैल्यू है, मान लो आपकी कैरिंग जो वैल्यू है वो आपकी 80 करोड़ है, लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू है आज मैं मार्केट में लेकर जाऊँगा इससे तो 100 करोड़ में मेरी बिक जाएगी, तो लोगों को पता चल जाएगा चलो 100 करोड़ रुपये में तो बिक जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को पता कराने के लिए, क्योंकि एसेट अल्टीमेटली किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, जनरली एसेट जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो आपकी NRV पे रिकॉर्ड, मतलब जो भी आपकी रिलाइज हो सकती है एसेट से, जो भी आपको रिलाइज हो सकता है उस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए कायदे से, तो है ना। तो इसलिए यही पर्पज़ है स्टेक होल्डर्स को दिखाने का कि भाई अगर कल को मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है तो फेयर वैल्यू इतनी हो जाएगी मेरी। इफ़ एंटिटी इज़ नॉट एबल टू डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन।
अगर अंडर कंस्ट्रक्शन तो डिटरमिन द फेयर वैल्यू व्हेन इट इज़ रेटली मेजरेबल और कंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीट। जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लो, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में। अगर नहीं है तो डिस्क्लोज करो फैक्ट को, रीज़न दो कि क्यों नहीं पता कर पा रहे हो भाई, है ना। दूसरा आता है आल्सो डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक एंड की इनपुट यूज इन वैल्यूएशन। जो भी वैल्यूएशन टेक्निक आपने किया है, मान लो DCF किया है, सारे जो भी हमें पैसा आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ गए हो तो वो बता दोगे। तो वैल्यूएशन टेक्निक बता दोगे DCF, लाइक की इनपुट यूज़ क्या क्या किया है आपने, उसके लिए उसकी आपकी जो कॉस्ट है वो पता करी है, जो भी इनफ्लोज हैं आपके कैश फ्लोज हैं वो पता किए हैं आपने, यूजफुल लाइफ पता की है, ये सब पता किया है। की इनपुट ये हो गया। रेंज ऑफ इनपुट, ठीक है, आपने कहा है कि भाई इतना से इतना तो रेंज है इसका कि इतना कैश फ्लोज हमें आ जाएगा 10% के 3 साल के एवरी 3 ईयर इंक्रीमेंट से। तो रेंज ऑफ इनपुट, ठीक है। मेजरमेंट डिस्क्लोजर क्या होगा, ऑफ कैरिंग अमाउंट का, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग, जैसे कि हम बनाते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ओपनिंग एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस और नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग रिलेटेड टू अमाउंट रिकॉग्नाइज इन P&L फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये डिस्क्लोजर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा दोगे आप। लेस डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड टू जनरेट, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको भरना पड़ा। फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ती है मेरे को हर साल, तो रिपेयर मेंटेनेंस करवाने का जो भी खर्चा है भाई वो आपको आप फाइनेंस कर सकते हो उसमें से, ठीक है। जब आप रेंटल इनकम दिखा रहे हो अपने P&L अकाउंट में, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर लेस करोगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। ओके गाइस, सो इतना ही गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।